All of you are doing well. वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। सो जैसा कि मैंने आपसे हमारे चैनल की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसमें जो MCQs हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस किया करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सो इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस जो है उसके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं उनको डिटेल्स के साथ देखेंगे। और ये MCQs जो हैं वो हमने 2023 में जो पेपर्स हुए हैं वहाँ से लिए हैं, ठीक है। सो और ये MCQs जो हैं वो हमने 2023 में जो पेपर्स हुए हैं वहाँ से लिए हैं, ठीक है। सो एवरीडे साइंस जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ़ लगती है, जिस वजह से वो इसमें से जो मार्क्स हैं वो सिक्योर नहीं कर पाते। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट MCQs है हमारा, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन इन अ फ्लावर। तो आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जो आपको फ्लावर के अंदर नज़र आती हैं। इन छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी जो नस्ल है उसकी आगे जो तादाद है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कार्पल जो है ये क्या होता है कि ये प्लांट जो है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उसे हम कार्पल का नाम देते हैं। ओवरी जो है इसके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होनी होती है और ओव्यूल जो है इसमें सीड बन रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्लांट ग्रोथ ओवर एन अदर प्लांट इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका एपीफाइट, ठीक है। एपी का मतलब होता है अपर सरफेस और फाइट जो है ये टर्म साइंस में प्लांट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो एपीफाइट ऐसा प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। अब साथ हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। ऐसा प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करता है ऐसे प्लांट को हम हाइड्रोफाइट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हम वाटर लिली ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ीरोफाइट। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और फाइट फिर वही टर्म है प्लांट। सो ऐसे प्लांट जो ग्रो कर रहे होते हैं खुश्की वाले एरियाज़ में, ठीक है, विद आउट वाटर, ऐसे प्लांट को हम ज़ीरोफाइट्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आप कैक्टस ले सकते हैं। कैक्टस ये खुश्की पे ग्रो करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए नहीं होता? तो कैल्शियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इन नेचर, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचर के अंदर एक से ज़्यादा अशकाल में मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एलोट्रोपी, ऑप्शन ए। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सिस्टम जो है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट इकोसिस्टम है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओशन। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है जानदार और बेजान चीज़ों का। सो उसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जानदार चीज़ें क्या हैं? हमारे साथ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। और अगर हम एबायोटिक यानी नॉन लिविंग की बात करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये मिल के एक इकोसिस्टम बनाती हैं। सो ओशन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कलर, इनमें से कौन से कलर का कॉम्बिनेशन जो है जिसको हम प्राइमरी कलर का नाम देते हैं? सो करेक्ट आंसर इज़ सी, रेड, ग्रीन, ब्लू। प्राइमरी कलर ऐसे कलर होते हैं जिनको मिक्स करने से हम कोई नया कलर बना सकते हैं, ऐसे कलर को हम प्राइमरी कलर्स का नाम देते हैं। ऑप्शन सी के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स हैं।
रेप्टाइल हाइबरनेट इन विच सीज़न, यानी कौन सा ऐसा सीज़न है जिसमें रेप्टाइल जो हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर इज़ बी, विंटर। हाइबरनेशन का मतलब देख लेते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है खुद को डोमिनेट कर लेना, ठीक है, डोमिनेट कर लेना। इसमें क्या करते हैं रेप्टाइल्स के विंटर में, यानी जब सर्दियाँ होती हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दी जो है उसको भी बियर नहीं कर सकते, सो वो अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिव स्टेट में वापस आ जाते हैं। हाइबरनेट हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेट होती है जिसमें एनिमल जो हैं वो सांस वगैरह तो ले रहे होते हैं, थोड़ी बहुत खुराक खा रहे होते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उन्होंने कम कर दी होती हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इज़ आल्सो नोन एज। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ आल्सो नोन एज, तो फिर हम सिलेक्ट करेंगे बेकिंग सोडा। साथ हम इनके ऑप्शंस जो हैं उनके फार्मूलाज़ को देख लेते हैं क्योंकि सम टाइम आपसे फार्मूला भी पूछा जा सकता है। सो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है NaHCO3। ये हमारे पास फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। ऐश जो है इसका फार्मूला भी आपने लाजमी याद रखना है, Na2CO3। ये हमारे पास फार्मूला है सोडा ऐश का। और नेक्स्ट कास्टिक सोडा का हम देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास NaOH, ठीक है, NaOH। ये हमारे पास फार्मूला है कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट MCQs है परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो है उसके अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी होती है, 90%। बाकी जो होते हैं, ये ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है, बाकी जो होते हैं वो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोमेटो बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी टमाटर जो है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है, तो वो फ्रूट होता है। एनिमल विदाउट अ वर्टिब्रेट कॉलम इन इट, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर रीढ़ की जो हड्डी है यानी बैकबोन है वो मौजूद नहीं होती, तो इनमें स्टार फिश जो है वही एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर वर्टिब्रेट नहीं होता, वर्टिब्रा नहीं होता, यानी इसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। बाकी शार्क है, वेल है, सी हॉर्स है, इन सब के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मौजूद होता है। Salinity measure in parts per thousand, this is most important and most repeated MCQs। सो इसको आपने अच्छे से याद करना है। सैलिनिटी, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर जो साल्ट्स हैं उसकी क्वांटिटी मैयर करना, उसे हम सैलिनिटी का नाम देते हैं। और वो मैयर किस में की जाती है, पार्ट्स पर थाउजेंड्स में। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज, यानी वो ब्लड का वॉल्यूम जिसको दिल से बाहर धकेला जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सो उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस जो हैं वो दिए थे, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जॉनसन कैपलर जो है उसने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए थे। इसमें आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो है ये 3 हैं, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। इसके अंदर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो बार बार आता है वो ये है कि गैलीलियो जो है इसका काम क्या है। सो इसने टेलीस्कोप इन्वेंट की थी, ये भी आपने याद रखना है लाजमी। गैलीलियो ने क्या किया था, इसने टेलीस्कोप जो थी उसको इन्वेंट किया था। सर आइजक न्यूटन, इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका काम क्या था, तो इन्होंने लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन के रिलेटेड जो लॉज हैं और ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो लॉज थे वो किन्होंने दिए थे, सर आइजक न्यूटन ने, ठीक है। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट MCQs है हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे प्लांट्स जो नॉन फ्लावरिंग है यानी जिन पे फ्लावर्स वगैरह नहीं लगते उनको क्या कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेमिया, ठीक है, उनको क्रिप्टोगेमिया का नाम दिया जाता है। इसके अलावा हम ऑप्शन बी देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। सो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप रोज़
की ले सकते हैं, ठीक है, रोज़ प्लांट की। और ट्रीडोफाइट्स जो हैं ये हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ना तो इन पे सीड्स लगते हैं और ना ही इन पे फ्लावर्स लगते हैं। सो ऐसे प्लांट्स को ट्रीडोफाइट का नाम दिया जाता है। और वेस्कुलर प्लांट्स इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको रन करते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है ऑप्शन डी, ये हमारे पास फ्लावर सीड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स मौजूद होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल आपने याद रख लेनी है, कोनीफर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी। द गैसेज यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग इंक्लूड, यानी वेल्डिंग के प्रोसेस में जो गैसेज इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ पेपर 1। तो करेक्ट आंसर है एसिटाइलिन एंड कार्बन, ऑप्शन सी। विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, इनमें से पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है। तो इनमें से ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन, वो आपका करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइकल फैराडे। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर इज़ बी, 0। द मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो मैटर जो है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें आपसे ऑप्शन डी आपको प्लाज्मा भी दिया जा सकता है। सो अगर प्लाज्मा भी दिया हो तो आप फिर चारों पे मतलब आपको साथ ऑप्शन ई भी दिया जाएगा, फिर आपने ऑल ऑफ दीज ही करना है क्योंकि अब मैटर जो है उसकी फोर्थ फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है प्लाज्मा। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैटर जो है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो वो है 4 फॉर्म में, ठीक है। 4 टाइप्स में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करती है और 4 टाइप जो है वो प्लाज्मा है। द नंबर ऑफ़ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी इज़, यानी एक जो बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो होती हैं 300। बाद में जैसे जैसे बेबी जो है उसकी ग्रोथ होती है तो वो जो छोटी छोटी जो नाजुक सी हड्डियाँ होती हैं ना, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं और वो बड़ी बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह जब एक यंग पर्सन होता है तो उसके अंदर 206 बोन्स रह जाती हैं। विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई बैटरीज, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है उसको इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए ग्रेफाइट। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो इसको आपने याद रखना है, ये एलोट्रोपी है। हमने पीछे एक MCQs डिस्कस किया था कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फॉर्म में बहुत ज़्यादा शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं उसे हम एलोट्रोपी का नाम देते हैं। तो ग्रेफाइट जो है ये बेस्ट एग्जांपल है आपकी एलोट्रोपी के लिए, ठीक है। विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, यानी जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ तो क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए साल्ट एंड वाटर। लास्ट MCQs है हमारा मसल्स एंड ब्लड आर फॉर्म्ड ऑफ, यानी मसल्स और ब्लड जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स जो हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, ठीक है। इस तरह करके ना इनको हम मज़ीद अपने नेक्स्ट MCQs में डिस्कस करेंगे सारे विटामिन्स के रोल्स को। और फैट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये एज अ वर्क कर रही होती हैं इंसुलेशन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है जो कि हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। फर्स्ट MCQs, विच क्वांटिटी इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी स्पीड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्पीड फिर कौन सी क्वांटिटी है, तो ये मैं आपको बता दूं। स्पीड जो है हमारे पास बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हॉर्टिकल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ। करेक्ट आंसर इज़ बी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो ग्रो किया जाता है वो सारा प्रोसेस जो है उसको हॉर्टिकल्चर का नाम दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर को उर्दू में बागबानी कहा जाता है। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ मीटर इन द ओशन। यानी ओशन के अंदर, समंदर के अंदर जो सनलाइट है वो कितनी गहराई तक जा सकती है। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, 200 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन। यानी इनमें से किसके अंदर जो आवाज़ की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर इज़ सी, सॉलिड। अब ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड के अंदर जो है वो स्पीड सबसे ज़्यादा क्यों है? सो इसका एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो गैसेस हैं ना, गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस तरह करके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस मौजूद होता है, ठीक है। सो इनको आपस में कोलाइड करने में, यानी आपस में इनकी जो कोलिजन होती है, आपस में जब इन्होंने टकराना होता है, इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से गैसेस के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो कम होती है। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड्स के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल की निस्बत थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कम होता है। यानी एक अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह करके। सो इनको भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये थोड़ा कम टाइम लेते हैं आपस में टकराने में। सो जब कोई चीज़ आपस में टकराएगी तभी उससे आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से लिक्विड्स के अंदर भी स्पीड जो है वो साउंड की कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स जो हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल करीब करीब इस तरह करके होते हैं। सो जब वो आपस में टकराते हैं तो वाइब्रेशन होती है और इसी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। यानी बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया जो है उसकी स्टडी करते हैं। करेक्ट आंसर इज़ सी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी इतना स्मॉल कि हम उसको अपनी आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उस चीज़ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ज़ूलॉजी की, तो ज़ूलॉजी का ज़ू का मतलब होता है एनिमल। ज़ू की जो टर्म है वो एनिमल के लिए यूज़ होती है और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी भी चीज़ को स्टडी करना, ठीक है। सो ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो है इसमें सारे प्लांट्स की स्टडी की जाती है कि प्लांट्स अपनी खुराक किस तरह से लेते हैं, उनके अंदर ग्रोथ किस तरह से होती है, उनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, किस किस किस्म के जो प्लांट्स हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। सो इन सब की स्टडी जो है वो बॉटनी के अंदर की जाती है। और जेनेटिक्स की बात करें तो ये है जी स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स जो हैं वो आपको पता है कि हेरिडेटरी यूनिट है, यानी विरासती एक इकाई है, ठीक है। जीन्स में हम ये देखते हैं कि जीन्स जो हैं वो माँ बाप से आगे औलाद के अंदर किस तरह से करैक्टरिस्टिक्स लेके जाते हैं, यानी पेरेंट्स की जो खसूसियात हैं वो आगे उनके बच्चों में किस तरह से मुंतकिल होती हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो जेनेटिक में की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं कि अगर पेरेंट्स की आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन है, तो आगे उनके जो बच्चे हैं उनकी आइज़ का कलर भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। सो ये करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो जीन्स के ज़रिए आगे उनके बच्चों के अंदर मुंतकिल हुई हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट। यानी इन में से जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी ब्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ जो है वो एक एनर्जी का यूनिट है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। हमारे ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है। सो आपको यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला भी लाजमी आना चाहिए, इसको आपने नोट कर लेना है, C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है।
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू इज़ कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब यही होगा टू स्टडी। अब उस लॉजी से पहले जो टर्म दी गई है उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की स्टडी करनी है। ठीक है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी जो है उसका मतलब होता है टू स्टडी। सो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि टिश्यूज़ की स्टडी करना। और साइटोलॉजी को हम देख लेते हैं। सो साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, सो स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। अब सेल की स्टडी का मतलब कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है, सेल की टाइप्स कितनी हैं, सेल फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब की स्टडी जो है वो हम साइटोलॉजी में करते हैं। जेनेटिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो फंक्शन किस तरह से कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस जो हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो फंक्शन किस तरह से करते हैं सारे परफॉर्म। सो इनकी स्टडी जो है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिज़िक का वर्ड हमें पता है ना, फिज़िक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की साख्त। ठीक है, नेक्स्ट MCQs एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। सनलाइट टेक्स टाइम टू रीच ऑन अर्थ, यानी सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, अबाउट 8 मिनट। अब इसमें हम एक और MCQs अपना क्लियर कर लेते हैं कि अगर ऑप्शन आ जाए कि जो मून की लाइट है यानी चाँद की रोशनी ज़मीन पर कितने टाइम में पहुँचती है, आपने ये भी याद रख लेना है। सो चाँद की रोशनी 1.26 सेकंड्स लेती है ज़मीन तक पहुंचने में, 1.26 सेकंड्स, इसको आपने याद रख लेना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है 120/80 mmHg। When an organism is completely eliminate from earth is known as, यानी एक ऑर्गेनिज़म है और वो ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी उसका एक लास्ट जानवर भी नहीं बचा, ज़मीन के अंदर कोई लास्ट स्पीशी भी नहीं बची। सो उसे हम क्या नाम देंगे, सो उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ठीक है, यानी वो नापैद हो चुके हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डायनासोर, ये आपने याद रख लेनी है। आपसे एग्जांपल भी पूछी जा सकती है कि डायनासोर जो है वो कौन सी स्पीशी की टाइप है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। ठीक है, यानी अब डायनासोर ज़मीन पे मौजूद नहीं हैं बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। अब ऑप्शन ए को देख लेते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको ख़तरा है, यानी जिनकी तादाद, जिनकी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़मीन पे बहुत कम रह चुकी हैं और ये ख़तरा माना जाता है कि वो जो चंद एक जानवर उनके रह चुके हैं वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशी का नाम देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन जो है इसके बहुत कम जो हैं स्पीशीज़ वो रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो उस इलाके की नहीं होती बल्कि इनको किसी दूसरे इलाके से लाकर हम अपने इलाके में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसी स्पीशीज़ को इन्वेसिव स्पीशी का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो यूकलिप्टस जिसको हम सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। सफ़ेदे का जो दरख्त है ना वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद तो है लेकिन वो हमारे पाकिस्तान की स्पीशी नहीं है, इसको ऑस्ट्रेलिया से लाके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो यूकलिप्टस जो है वो इन्वेसिव स्पीशी है। आपने इन्वेसिव स्पीशीज़ का दूसरे नाम भी याद रख लेने हैं, आपको पूछा जा सकता है। सो इसका इन्वेसिव स्पीशी के नाम एलियन स्पीशी भी इसको कहा जाता है, एलियन। ठीक है, एलियन स्पीशी के अलावा इसको एक्जोटिक स्पीशी का नाम भी दिया जाता है। एक्जोटिक का मतलब ही होता है बाहर से लाई गई कोई चीज़। इसके अलावा इसका थर्ड नेम आपने याद रख लेना है, नॉन इंडिजीनियस। ठीक है, एक्जोटिक स्पीशीज़, इन्वेसिव स्पीशीज़, एलियन स्पीशीज़ और नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज़, ये सारी एक ही स्पीशीज़ के नाम हैं। सो आपको डिफरेंट नेम से एक ही MCQs को पूछा जा सकता है। इंडिजीनियस स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो हमारे अपने इलाके की ही स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, उनको कहीं बाहर से नहीं लाया जाता बल्कि वो हमारे अपने इलाके की स्पीशीज़ होती हैं। नेचुरली वो कुदरती तौर पे ही हमारे इलाके में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो कोआला जो है ये
छोटा सा एक जानवर होता है, ठीक है, और ये मौजूद होता है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इसी वजह से इसको इंडिजीनियस स्पीशी कहा जाता है कि कोआला जो है वो ऑस्ट्रेलिया की इंडिजीनियस स्पीशी है, यानी ये कुदरती तौर पे ही वहाँ पे मौजूद है। MCQs है, विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल टू 10 फ्रॉस्ट फ्री डे एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कॉटन। यानी कॉटन जो है वो एक ऐसी हमारे पास क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, और सनशाइन जो है वो भी बहुत ब्राइट होनी चाहिए, फिर ही ये कॉटन जो है वो एक अच्छी तरह इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉटन से रिलेटेड कि पाकिस्तान के लिए कॉटन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। पाकिस्तान जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं 2 MCQs। तीसरा MCQs भी यहाँ से बन सकता है कि कॉटन जो है वो वेजिटेबल है, फ्रूट है, सीड है, या क्या चीज़ है। सो कॉटन के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स मौजूद होते हैं ना, बीज, उनको फ्रूट कहा जाता है कि वो कॉटन के फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs, विच फैक्टर इज़ अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? यानी एक उबलता हुआ जो पानी है, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके टेम्परेचर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, एयर प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द आई इज़ सिमिलर टू द फ्रंट ऑफ कैमरा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेटिना। यानी हमारी आँख का जो रेटिना है वो बिल्कुल कैमरा की स्ट्रक्चर की तरह ही है। विच वन इज़ अ कम्बस्टेबल गैस? सो इसमें कम्बस्टेबल गैस जो है वो है हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पे MCQs पूछे जाते हैं कि इन गैसेस की जो है वो कंसंट्रेशन हमने बतानी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। आपने यहाँ से याद कर लेने हैं, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद होती है। ऑक्सीजन जो है इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है 20%। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04% मौजूद होती है। सबसे कम अमाउंट जो है वो होती है हाइड्रोजन की, यानी 0.00005%, ठीक है। सो इन ऑप्शंस को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पैकेजेस ऑफ इंजाइम्स इज़ बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन आर कॉल्ड? यानी इंजाइम को एक मेम्ब्रेन जो है उसने घेरा हुआ होता है, ठीक है, उनके पैकेट्स बनाए होते हैं, सो उसे हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडी का, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और मोस्ट रिपीटेड है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हम कहते हैं जी पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का आपने एब्रीवेशन याद कर लेना है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ़ होती है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स हैं उनके रिलेटेड जो भी मैकेनिज़्म हैं वो सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करने होते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आप कह सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यानी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी अगर जरासीम्स वगैरह आ गए हैं या बॉडी के सेल मरना शुरू हो गए हैं और वो बॉडी के लिए ख़तरा बन रहे हैं, तो लाइसोसोम जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होती हैं जिन्होंने क्या करना होता है कि उन सारे सेल्स को ख़त्म करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो कोई डिज़ीज़ काज ना कर सके। नेक्स्ट MCQ, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज़ मेजर्ड बाय? यानी करंट की बहुत थोड़ी सी जो अमाउंट है उसको मेजर कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर जो है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वोल्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है
उनका जो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एम मीटर जो है ये करंट की इंटेंसिटी कितनी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम मीटर को। और ओहम मीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस कितनी आ रही है करंट के, जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस कितनी आ रही है उसको मेजर करने के लिए ओहम मीटर यूज़ किया जाता है। और आपने इसकी रेजिस्टेंस की सिंबल याद रखनी या ओहम की सिंबल आपने याद रखनी, ये वाली सिंबल, ठीक है। इस सिंबल को हम ओहम का नाम देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो किसके अंदर मौजूद होती हैं। सो इनमें लिपर्स जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरी मौजूद होती हैं, यानी 1 ग्राम ऑफ लिपर्स है तो वो हमें प्रोवाइड करेगा 9 कैलोरीज़, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ लिपर जो है वो हमें 9 कैलोरीज़ देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में भी 4 कैलोरीज़ मौजूद होंगी। फाइबर जो है इसमें सबसे कम कैलोरीज़ मौजूद होती हैं, यानी फाइबर का 1 ग्राम हमें 2 कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन नेचर ग्रोथ इन द न्यूट्रिएंट साइकिल इज़। The most crucial steps in nature growth in the nutrient cycle is, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, न्यूट्रिएंट साइकिल। यानी नेचर जो भी हमारी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें बारिश का होना, बादलों का बनना, पानी जो है वेस्ट पानी जो है वो बाद में साफ़ पानी में किस तरह से चेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस जो हैं इनको हम न्यूट्रिएंट साइकिल का नाम देते हैं। इनमें क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट से दूसरे न्यूट्रिएंट में चेंज हो रहा होता है। सो ये सारा जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसको हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर। नेक्स्ट MCQ है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी, यानी इंसेक्ट्स की स्टडी जो है उसको हम एंटोमोलॉजी का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास सारे जो हशरातुल अर्ज़ जिन्हें हम कहते हैं वो आ जाते हैं, यानी हम ग्रेस होपर का नाम ले सकते हैं, हम हनी बी का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी जो फ्लाइज़ हैं उनका नाम ले सकते हैं। सारे इंसेक्ट्स की जो स्टडी है वो एंटोमोलॉजी के अंदर आती है। ज़ूलॉजी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ज़ू का मतलब होता है एनिमल, तो और लॉगी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ज़ूलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड ऑर्निथोलॉजी, सॉरी देयर इज़ टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज़ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स जो हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट MCQ इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन इज़, यानी ह्यूमंस जो हैं उनके हार्ट बीट की जो नॉर्मल स्पीड है 1 मिनट के अंदर वो कितनी है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, 70 to 80 टाइम पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 70 से 80 मरतबा धड़कता है, ठीक है। और इसको कार्डियक साइकिल का नाम दिया जाता है। What is the term that refer to the state of air and atmosphere at a particular time and place? The correct answer is option B, weather। इसमें हम देख लेते हैं कि वेदर जो है ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। जैसे हमारा वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, दिन में कभी टेम्परेचर ज़्यादा कभी टेम्परेचर कम, कभी ह्यूमिडिटी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होती है कभी कम हो जाती है। सो ये सारी कंडीशंस जो हैं इसको हम वेदर का नाम देते हैं। क्लाइमेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। साल हाँ साल पे जो बेस कर रहा होता है उसे हम क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। इन्वायरमेंट जो है ये क्या होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हैं उसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं, जिसमें जानदार चीज़ें भी आ जाती हैं, बेजान चीज़ें भी, जिनके लिए कल हमने एक टर्म यूज़ की थी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। यानी बायोटिक जो है इसमें सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। एक पार्टिकुलर सा एरिया जो जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं उसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। ओजोन जो है, ओजोन क्या होता है कि ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं ओजोन जो है ये हमारे पास एक लेयर होती है गैसेस की जो हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। सो यहाँ से बहुत सारे MCQs बन रहे होते हैं। ओजोन जो है ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर के अंदर मौजूद होती है। सो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर
एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, ये उसके अंदर मौजूद होती है ओजोन लेयर, ठीक है। इसके अलावा ये हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, यूवी रेडिएशंस, उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर ना होती तो सन की ये रेज़ जो हैं, यूवी रेडिएशंस, ये इतनी हार्मफुल हैं कि ये स्किन कैंसर जो है काज कर सकती हैं। एक और एमसीक्यूज़ जो बहुत दफ़ा आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर कि सबसे पहला जो ओज़ोन होल था कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो वो एंटार्कटिक रीजन के अंदर डिस्कवर किया गया था मई 1985 के अंदर, ठीक है। ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सबसे पहला जो ओजोन होल था वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो वो अंटार्कटिक रीजन के अंदर मई 1985 के अंदर डिस्कवर किया गया था। व्हाट डिड रॉबर्ट बंसन इन्वेंट? रॉबर्ट बंसन जो था उसने क्या इन्वेंट किया था? सो बेसिकली उसने बंसन बर्नर जो कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा होता है, इसको इन्वेंट किया था। टेलीस्कोप जो थी ये ज़कारियास जॉनसन ने इन्वेंट की थी। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप है ये भी ज़कारियास जॉनसन ने और साथ इनकी टीम थी उन्होंने इन्वेंट की थी। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज जो है, इसका थोड़ा सा सुन लें। सेंट्रीफ्यूज जो है ये ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सचर होते हैं उनको अलहदा किया जाता है, क्योंकि उनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो सेम नहीं होती, ठीक है। जैसे आपको बेसिक सी एग्जांपल दे देती हूँ कि मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है, यानी दूध के अंदर से जो क्रीम अलहदा की जाती है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर ही अलहदा किया जाता है और इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का नाम देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है? द करेक्ट आंसर इज़ बी। शुगर जो है वो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का एक रूल लगता है जिसे हम डिज़ोल्व का नाम देते हैं, यानी एक जैसी चीज़ें ही एक जैसी चीज़ों के अंदर हल हो सकती हैं। यानी देखें, अगर हम ऑयल को वाटर के अंदर हल करना चाहें, हम चाहे गर्म पानी यूज़ कर लें, ठंडा पानी यूज़ कर लें, जिस तरह की मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो ऑयल है वो वाटर के अंदर हल नहीं होता, बल्कि वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है, ठीक है। इसी तरह अगर सैंड को हम पानी के अंदर हल करना चाहें तो वो भी हल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सैंड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर हमारे पास लिक्विड है। सो सैंड जो है वो पानी के सरफेस के नीचे जाके बैठ जाती है, हल नहीं होती। प्लास्टिक जो है ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है, ये भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। सो इनमें से शुगर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो पानी के अंदर सॉल्युबल है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लंग्स? लंग्स जो हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है? यानी कैपेसिटी का मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि लंग्स जो हैं वो एक टाइम में अपने अंदर हवा का जो प्रेशर है वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 5 लीटर। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि लंग्स की डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एज़मा, जिसको एस्थमा भी लोग पढ़ते हैं, एज़मा भी पढ़ते हैं, और उर्दू में इसको हम दमा कहते हैं, ठीक है। जो सांस की बीमारी जिसमें सांस उखड़ जाता है, सो ये लंग्स की बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ आता है कि लंग्स की जो लेयर है, यानी वो कौन सी बारीक सी एक तय होती है जिन्होंने लंग्स को सराउंड किया होता है, घेरा होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? पेल्यूरा का नाम देते हैं। ये याद रखना है आपने, पेल्यूरा जो है वो लंग्स की लेयर को कहा जाता है। द लास्ट MCQs इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज़ सिंगल सेल थिकनेस? यानी इनमें से कौन सी ब्लड वेसल है जो सबसे बारीक है? सो कैपिलरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा बारीक होती हैं, ठीक है। आर्टरीज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं, आर्टरीज़ के बाद वेन्स आ जाती हैं, और वेन्स के बाद कैपिलरीज़ हैं, ठीक है। और वेन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली वेन्स जब डिवाइड हो जाती हैं और मज़ीद छोटी शाखों में तब्दील हो जाती हैं, उन्हें हम वेन्यूल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्टरीज़ से आपने वर्ड याद रखना है अवे, यानी आर्टरीज़ जो हैं वो जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दिल से दूर लेकर जाती हैं ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, और वेंस जो हैं ये ब्लड को दिल की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज़ जो हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है कि ब्लड जो है उसको पूरे जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फर्स्ट MCQs, फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म DNA पॉलीमरेज डिस्कवर्ड इन 1956?
इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया गया था? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ई कोलाई। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है। बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम की एक ऐसी टाइप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की नई कॉपीज़ बनाने के लिए, यानी सिंपल के ऐसा एंजाइम जिसने डीएनए की नई कॉपीज़ बनानी होती हैं उसे हम डीएनए पॉलीमरेज का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डिस्कवर किसने किया था? सो इसको डिस्कवर किया था आर्थर कॉर्नबर्ग। ये आपने नाम याद रखना है लाजमी, क्योंकि एमसीक्यूज़ को नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म करके पूछा रहता है। इस दफ़ा उन्होंने ये पूछ लिया कि किस में डिस्कवर किया गया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए कि किसने किया था। सो आपने याद रखना है कि आर्थर कॉर्नबर्ग जो था उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और इनको इस डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर करने पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1959 के अंदर। 1959 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ई कोलाई के अंदर डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर करने की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, व्हाट इज़ यूजुअल स्टेट ऑफ मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, यानी हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर का नाम देते हैं, मेटल इस टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी हमें पता है मैटर जो होता है, मैटर मादा, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। सो इनमें से जो सारी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 2 मेटल्स ऐसी हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी आपने याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। एक है बोरोमीन एंड द सेकंड वन इज़ मर्करी। बोरोमीन एंड मर्करी, ये 2 ऐसी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर लेदर इज़ टेंट, यानी वो जगह जहाँ पे जो चमड़ा होता है, काउ, बफेलो वगैरह की जो स्किन होती है उससे लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे लेदर की जैकेट्स होती हैं, लेदर के बैग्स वगैरह होते हैं, तो उस जगह को क्या नाम दिया जाता है? उस जगह को कहा जाता है टैनरी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 800 जो हैं टैनरीज वो काम कर रही हैं। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर कार्बन 14 इज़ नियरली, कार्बन 14 जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है? तो उसका हाफ लाइफ पीरियड है जी 5730 ईयर। ये आपने याद रख लेना है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि एक जो एलिमेंट है वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या होता है कि अपनी जो उसका असल मैग्नीट्यूड होता है, असल जो उसका एक्सटेंट होता है उससे कम रह जाता है, उसे उसका हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है उसको मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। सो आपने ये भी नोट डाउन कर लेना है। n into t is equal to n naught 1/2 t over t 1/2। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। वाइज कोबाल्ट 60 इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट 60 जो है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? सो इसको यूज़ हम इस वजह से करते हैं कि कोबाल्ट 60 जो है वो एमिट करता है गैमा रेज़। गैमा रेज़ जो हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज़ हैं, यानी बॉडी के अंदर ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिस वजह से ये हेल्पफुल होती हैं कि बॉडी के अंदर अगर किसी जगह पे कैंसर है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। When the pressure of gas is increased, the volume of the cylinder will decrease। So यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, अब हम उसके ऊपर प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे पे से बहुत ज़्यादा इस तरह ना फासले पे मौजूद होते हैं। सो जब इनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना जो है इनका डिस्टेंस आपस में कम होता जाएगा। सो जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू
1/p, यानी v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के। इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, और प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, यानी ये एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं। रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्जड आयन, यानी हमारे पास दो जो है आयन है, सॉरी देयर इज़ स्मॉल टाइपिंग मिस्टेक, आयन, हमारे पास दो अपोजिटली चार्जड आयन हैं, ठीक है। अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो उनके रिज़ल्ट में आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसकी एग्जांपल आपको दे देते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम जो है इसका सिंबल होता है Na और इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं हम। एक हमारे पास होता है आयन क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब हमें पता है कि ऑपोजिटली चार्जड आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। सो जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो हमारे पास एक नया बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। NaCl का बॉन्ड कहा जाता है, और ये हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड की फॉर्म है। विच फॉलोइंग इज़ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। सो मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, सम टाइम वो इस तरह से पूछ लेता है, CH4। CH4 जो है ये मीथेन को ही कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन मौजूद होती है। क्लोरीन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जो स्टेन्स होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प आउट करता है। विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस, यानी हम फोटोकॉपी मशीन जो यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सी गैस इमिट करती है, कौन सी गैस को वो खारिज करती है। सो ओजोन गैस जो है वो वहाँ से खारिज हो रही होती है, इसको आपने याद रख लेना है O3 से, ठीक है। और ओजोन जो है बेसिकली आप पिछले लेक्चर में, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर एक ओजोन लेयर मौजूद होती है। वो ओजोन लेयर क्या करती है कि हमें सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो कि स्किन कैंसर का बायस बनते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये आपने ओजोन का फंक्शन याद रखना है। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ह्यूमन हार्ट का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 4 चैम्बर हार्ट है हमारा, ठीक है। सो वो कहते हैं कि कौन सा चैम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C, लेफ्ट एट्रियम। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि ह्यूमन हार्ट का कौन सा चैम्बर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने याद रखना है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चैम्बर ह्यूमन हार्ट का, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इस वजह से है क्योंकि इसी चैम्बर के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विच टाइप ऑफ कोल यूज्ड ऑन अ मेगा स्केल, यानी ये हमारे पास सारी जो हैं ये कोल की टाइप हैं, कोयले की फॉर्म है। अब ये डिपेंड करता है कि इनमें सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी है, तो जिसके अंदर कार्बन जो है वो ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छी फॉर्म होगी। तो एंथ्रासाइड जो है वो सबसे इसकी हाई क्वालिटी है कोल की, और इसको सबसे ज़्यादा यानी मेगा स्केल पे यूज़ किया जाता है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.1 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर जो है ये बेसिकली सिलेंडर्स जो है उनका डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ राना टिग्राइना, ये फ्रॉग जो है उसका साइंटिफिक नेम है। और होमो सैपियंस ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ह्यूमंस जो हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपने याद रखना है होमो सैपियंस। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है ये सरसों का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, यानी प्लांट्स जो हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। यानी ये एक सेल है हमारे पास प्लांट का, इसके बाहर वाली साइड पे बारीक सी एक लेयर होगी जो कि सेलुलोज एक मटेरियल है उसकी बनी होती है। इसका काम क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्रोनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। इंसेक्टिवोरस प्लांट अमंग दीज आर, यानी इंसेक्टिवोरस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इंसेक्टिवोरस वो उनको हम कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं,
मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना, जो उन चीज़ों को खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस का नाम दिया जाता है। एक टर्म यूज़ होती है हर्बीवोर्स। सो ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स खाते हैं यानी जड़ी बूटियाँ खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स का नाम दे देते हैं, जैसे काऊ वगैरह हैं, बुफेलो हैं, गोट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कार्निवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसा कि लाइन है हमारे पास, फॉक्स है, कैट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फ्रूगीवोर भी एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फ्रूगी आपने याद रखना है फ्रूट से। सो ऐसे बर्ड्स या ऐसे एनिमल्स जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, उनको हम फ्रूगीवोर्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इन प्लांट्स में से कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्टिवोरस है, यानी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट एंड सनड्यू, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो इनकी खुराक होते हैं। सनड्यू जो है ना, ये एक ऐसा प्लांट है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसके ऊपर इस तरह छोटे 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 से ना सनड्यू मतलब ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। अब जो हशरात होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो इनको देखते हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो इनको खाने की कोशिश करते हैं तो ये प्लांट जो है वो उन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसी तरह जो पिचर प्लांट है ये इस तरह करके बना होता है, इस तरह करके इसके अंदर यहाँ पे ना एक गाढ़ा सा लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है। जिस तरह हनी होता है ना, बिल्कुल वैसे लिक्विड ये प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही जो हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो इसके ऊपर आके बैठते हैं। सो जैसे ही वो अंदर जाना शुरू करते हैं कि इस लिक्विड को खाते हैं, तो ये प्लांट जो है ये क्या करते हैं, अपने आप को, इसका फ्लावर जो है वो क्लोज़ कर लेता है, जिस वजह से वो इन इंसेक्ट्स को अपना शिकार बना लेता है। और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इसका मैकेनिज़्म भी बिल्कुल इसी तरह का है। बर्निंग ऑफ कैंडल इन विच चेंज, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि जो कैंडल है जब वो बर्न होती है तो वो कौन सा चेंज हो रहा होता है। सो केमिकल चेंज। विच ऑफ फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटोज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, यानी इनमें से कौन सा जो मच्छर की टाइप है जिसकी वजह से डेंगू वायरस होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, एड्स इजिप्टी जो है उसकी वजह से डेंगू वायरस होता है। जबकि क्यूलिक्स हम देख लेते हैं, क्यूलिक्स जो है ये बर्ड्स और जो हॉर्सेस हैं, बर्ड्स और हॉर्सेस, ये उनके अंदर डिजीज़ काज करते हैं क्यूलिक्स। एनोफ्लीज की अगर हम बात करें तो एनोफ्लीज जो है ये मलेरिया काज करता है, ठीक है। इंसानों को जो मलेरिया होता है वो एनोफ्लीज की वजह से होता है। और मेंसन आइडस जो है इसको भी आपने साथ ही देख लेना है, ये भी डिजीज़ काजिंग है, बट ज़्यादातर जो ऑप्शन पूछे जाते हैं वो पहले 3 हैं। 180 m इज़ इक्वल टू, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, 760 मिलीमीटर। अ पार्ट ऑफ प्लांट इज़ नॉट ग्रीन, यानी एक प्लांट है तो प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन नहीं होता वो किस वजह से नहीं होता। सो वो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो कि कलरलेस होती है, इसकी वजह से प्लांट जो है उसमें कलर नहीं आता। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये ग्रीन इन कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इसका काम होता है कि जो फूलों की पत्तियां हैं, पौधे के जो रूट्स हैं, पौधे का जो स्टेम है उसको कलर देना, ठीक है। ग्रीन, येलो, पिंक, इस तरह के जो भी कलर होते हैं प्लांट्स के वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये तेज़ कलर जो है वो प्लांट को देता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह वो प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे फिर पोलिनेशन जो है, यानी एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह जाने का और प्लांट्स की रिप्रोडक्शन का अमल, उसे हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। सो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्रोमोसोम हेल्प आउट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इमिट्स ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको इमिट किया जाता है। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क जो है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। हमारे पास pH वैल्यू जो है वो 7 पे होती है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा जब जाती है 14 तक तो वहाँ पे होता है हमारे पास बेसिक, और 7 से कम जो होती है उसे हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये एसिडिक है, ठीक है। सो मिल्क जो है उसकी pH 6.5 होती है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आपने ऑप्शन एक और याद रख लेना है कि एसिड रेन जो है उसकी pH कितनी होती है। तो एसिड रेन की जो pH है वो 5.5 होती है, ठीक है। 5 से लेके 5.5 तक एसिड रेन की pH होती है।
एसिड रेन की। इसके अलावा आपने ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच याद रख लेनी। ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो 7.40 होती है, ठीक है। ये 3 एमसीक्यूज बार बार पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मेथड यूज टू प्योरीफाई वाटर, यानी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के ज़रिए पानी जो है उसको फ़िल्टर किया जाता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई चीज़ है उसको हमने सेपरेट करना है किसी दूसरी चीज़ से। तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ जो है सॉलिड से होना तो ऐसे चाहिए कि पहले वो सॉलिड है, फिर वो लिक्विड में चेंज हो और फिर वो जाए गैस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जिसको हमने अलहदा करना है वो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैस के अंदर। सो ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। और एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सेपरेट करना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ज़रिए, जैसे हम सॉलिड में से किसी लिक्विड को अलहदा कर रहे हों। What is the leading cause of 90% ऑफ लंग कैंसर काजेज़। लंग कैंसर जो हो रहा है तो उसकी 90% काजेज़ जो हैं वो स्मोकिंग है, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन जो है इसकी वजह से डायरिया, डिजेंट्री, मलेरिया, पोलियो, कोलरा, ये सारी डिजीज़ जो हैं वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ये सारी जो है ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन जो थी इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। सो इसमें से दूसरा एमसीक्यूज़ जो बन सकता है वो ये है कि पेंसिलिन को डिस्कवर कौन से ईयर में किया गया था। सो आपने लाजमी याद रखना है 1928 में, 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। दूसरा आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि लुईस पास्चर, ये भी बहुत फेमस हैं। ये क्यों फेमस हैं कि पास्चराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। पास्चराइजेशन का प्रोसेस जो था वो डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास मिल्क होता है ना उसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है ताकि उसको लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके। उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, तो मिल्क जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। इसके अलावा मैरी क्यूरी जो है इसका काम पूछा जाता है कि मैरी क्यूरी जो है वो क्यों फेमस है। तो इन्होंने क्या किया था कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट था फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इन्वेंट किया था। इसके अलावा 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। तो आपने वो याद रखना है कि रेडियम एंड पोलोनियम, ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिस्कवर किए थे मैरी क्यूरी ने। ये आपने याद रख लेना है लाजमी। नेक्स्ट MCQs, बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पास्चर इंस्टीट्यूट वाज टू फर्स्ट आइसोलेट HIV वायरस डैट काजेज एड्स, यानी HIV वायरस जो कि ह्यूमंस के अंदर एड्स डिजीज़ जो है उसको काज करता है, तो उसको डिस्कवर सबसे पहले पास्चर इंस्टीट्यूट में किया गया था। लेकिन कब किया था ये हमने इरा बताना है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, 1981। और यहाँ से आपने याद रखना है कि एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की फुल फॉर्म हमारे पास बनती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और HIV जो है इसकी आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो HIV की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है MCQs, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ओनली मैग्नेटिक बट ऑल्सो रेडियो एक्टिव, यानी कौन सी ऐसी मेटल है जो सिर्फ मैग्नेटिक ही नहीं है बल्कि रेडियो एक्टिव है, यानी उसमें से रेडियो एक्टिव जो शुआएँ हैं वो निकलती हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, थोरियम। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड, यानी जो लाइफ की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, बायोलॉजी इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब होगा टू स्टडी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी। लेकिन अब किस चीज़ की स्टडी है वो डिपेंड करेगा कि उसका जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पे बायो जो है उसका मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि एस्ट्रोनॉमी किस चीज़ की स्टडी है। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, वेदर इट गैलेक्सीज, मून, स्टार,
ठीक है। इन सब की जो स्टडी है इनको हम एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। एंड जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। लॉजी मतलब स्टडी करना और जियो हम कहते हैं अर्थ को। सो अर्थ की स्टडी जो है उसको हम नाम देते हैं जियोलॉजी का। एंड उसके बाद आपने याद रख लेना है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है इसको हम क्या कहते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये स्टडी होती है हमारे पास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, यानी ह्यूमंस की जो सोसाइटीज़ हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो कब बनी, उनका कल्चर क्या है, ह्यूमंस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से रहते हैं, कौन से कल्चर को वो फॉलो करते हैं। तो इन सब की जो स्टडी है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी का नाम देते हैं। द गैस दैट फिल्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यू जो बनता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो था इसको इन्वेंट किसने किया था। सो आपने याद रखना है कि थॉमस एडिसन जो थे इन्होंने डेवलप किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। ये एमसीक्यूज बार बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो था इसको डेवलप किसने किया था। सो थॉमस एडिसन ने इसको इन्वेंट किया था। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है, ये बार बार पूछा गया है। सो फिलामेंट जो है इसका वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का, ये आपने याद कर लेना। देखिए यहाँ पे एक एमसीक्यू से हमने मज़ीद 4 एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इफेक्ट हेमोग्लोबिन बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी हेमोग्लोबिन जो है जब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन करवा रही होती है। तो बेसिकली वहाँ पे पीएच लेवल जो होता है वो बायस बनता है कि ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। सो 80 से 120 जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है और इसको हम मेजर करते हैं mmHg के अंदर। ठीक है, ये यूनिट है, ये आपने इसका यूनिट लाजमी याद रखना है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करने का यूनिट कौन सा है, तो वो mmHg होता है। 80 जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 120 जो है इसको हम डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा ब्रेकिंग वाटर अप बाय सेपरेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वाटर जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। सो इसको जब हम स्प्लिट कर देते हैं यानी हाइड्रोजन एंड इसकी जब ब्रेक डाउन हो जाती है इस तरह, ऑक्सीजन अलहदा हो जाता है, हाइड्रोजन दोनों अलहदा हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, यानी जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा अलहदा कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रख लेनी है, लाइसिस का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, ख़ास तौर पे बायोलॉजी की टर्म है, तो लाइसिस का मतलब हमेशा से होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम रूट वर्ड याद करते हैं ना वो कैब को याद रखने के लिए। सो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं कि अगर हम उनको याद रख लें तो हमारे हाफ कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट हमने बताया लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसी तरह कार्डियक की टर्म जहाँ पे भी आ जाएगी उसका मतलब होगा कि हम हार्ट से रिलेटेड किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट जो थे इन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। आइजैक न्यूटन बहुत फेमस हैं, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था कि लॉ ऑफ मोशन जो थे वो इन्वेंट किए थे जी, वो हमें दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। थॉमस एडिसन, देखिए अभी हमने लास्ट एमसीक्यू डिस्कस किया, थॉमस एडिसन ने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। ठीक है, और निकोलस टेस्ला जो हैं ये किस वजह से फेमस हैं, इन्होंने क्या किया था कि पहली अल्टरनेटिंग करंट की जो मोटर थी ना वो इन्वेंट की थी, जिसको हम AC मोटर का नाम देते हैं ना, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर, DC करंट जो होता है यानी डायरेक्ट करंट को चेंज करती है अल्टरनेटिंग करंट में, उस मोटर को इन्वेंट किया था निकोलस टेस्ला ने। अब देखिए इस एमसीक्यूज़ में उन्होंने पूछ लिया कि स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया, तो हमने बता दिया जी जेम्स वॉट ने। अब नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि AC मोटर जो थी वो किसने इन्वेंट की, तो यहाँ पे निकोलस टेस्ला। बल्ब के बारे में पूछा जा सकता है। सो इस तरह करके एक MCQ से देखें कितने सारे MCQs प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हम डिटेल्स से पास्ट पेपर को देख लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे जो एवरीडे साइंस का पोर्शन है उसमें से मार्क्स जो है अच्छे सिक्योर ना हों।
नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है? सो कैल्शियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, मतलब कि इसकी 1 to 2% जो है परसेंटेज मौजूद होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बाकी जो है वो ट्रेसिस है, यानी इनकी कोई 0 पॉइंट समथिंग होती है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने डिस्कवर की? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलम्ब ने। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट है वो है जी हमारे पास पास्कल, ठीक है। एंड जोल जो है वो हमारे पास यूनिट होता है एनर्जी का, जोल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड टेस्ला जो है बेसिकली वो हमारे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फोर्स का। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है हमारे पास। नेक्स्ट ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, बार बार पूछा गया है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाना। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज मौजूद है? सो वो ऑक्सीजन है। इसकी परसेंटेज कितनी होती है? 65%। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर 65% मौजूद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ड्यूडेनम जेजुनम इज़ अ पार्ट ऑफ। ड्यूडेनम और जेजुनम जो है ये किसका पार्ट है? सो ये हमारे पास पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है हमारे पास हु सेड माइक्रोब्स आर एनिमल क्यूल। तो एंटोनी लिवानहुक जो थे इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, उनको एनिमल क्यूल का नाम दिया था एंटोनी लिवानहुक ने। लुईस पास्चर अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि इन्होंने पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया था। एंड यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, मेंडल आना है। मेंडल जो है इनके हेरिडेटरी लाज हैं, ठीक है, यानी विरासत के जो कानून है वो मेंडल ने दिए थे। एंड डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है इनकी बुक बहुत फेमस है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसके अलावा जो डार्विन का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन के जो लाज थे वो डार्विन ने दिए थे सबसे पहले। हाउ मैनी टाइम डज नॉर्मल मैन रिस्पायर पर मिनट, यानी एक नॉर्मल मैन है वो 1 मिनट में कितनी मरतबा सांस लेते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 14 to 18। हेमोग्लोबिन इज़ सॉल्युबल इन, हेमोग्लोबिन जो है जो कि जिसको हम HB बोलते हैं हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, वो किसके अंदर सॉल्युबल होती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाटर के अंदर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। मीटर पैमाइशी यूनिट है और बैरो जो है, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। ये यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, बैरोमीटर का मतलब होता है प्रेशर एंड वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। और एम मीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी मेजरमेंट करने के लिए। एंड थर्मोमीटर हमें पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करती है। इसके अलावा मीथेन है हमारे पास जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं जो ग्रीन हाउस काज करते हैं, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन जो है वो 206 हड्डियों पे मुश्तमिल होता है। और एक यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? सो आपने याद रखना है 300। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 बोन्स मौजूद होती हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो छोटी छोटी सॉफ्ट सी बोन होती है ना वो कंप्रेस होकर बड़ी बोन में चेंज हो जाती है। सो जब एक अडल्ट पर्सन बन जाता है तो उसके अंदर 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट जो है वो क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन, CH4 इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन।
विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन, लेमन के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम है विनीगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। यानी खट्टी चीज़ें जो होंगी ना, उनको जिनका जायका तुर्श होगा, उनके अंदर हमेशा सिट्रिक एसिड मौजूद होगा। सो लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, इमली जो है उसके अंदर, इसके अलावा वो फ्रूट जो जिनके अंदर खटास होती है उनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम एथानोइक एसिड का नाम भी देते हैं। ये आपने नेम याद कर लेने हैं ताकि जिस तरह से भी MCQs पूछा जाए हमारा मार्क्स जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है, लास्ट MCQs है हमारा, द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर। यानी हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है? तो अमोनिया जो है वो गैस यूज़ हो रही होती है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH3। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हम मोटिवेट रहते हैं कि चलें हम किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।